Hi guys. Hi Rachit, Nikita, Divya. Just a minute, I'm just finding all the questions and then we will be good to go. Okay, we have many. Okay, I have the questions now. Can someone please confirm if my voice is audible? I don't know how we confirm in Instagram. I'll confirm myself. Hello? Just a minute, I'm just sorry. Finding all the questions. Wonderful. Thanks guys. Okay, we can start with the questions directly. Uh, But yeah, before I start with the questions, you would guys definitely love to understand like what the market conditions are currently. Uh, I don't think they're bullish. They're very negative. And how to see market conditions are negative or positive? There are especially two indicators to it. I'll talk in Hindi also, just to be just it's easy for everybody. So पहला है कि आप बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखो. Fear and Greed Index, you will just search it on Google, you will find websites which are sharing and telling the Fear and Greed Index. ये Fear and Greed Index कैलकुलेट करने के कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ये वेबसाइट्स कंसिडर करती हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मार्केट की वोलाटिलिटी, मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ऑब्वियसली जो बिटकॉइन के प्राइसेस चल रहे हैं उसमें कितना उतार चढ़ाव आ रहा है उसके हिसाब से ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कैलकुलेट होता है. इन केस अगर मार्केट में बुलिश मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत अच्छा अपवर्ड रैली दिखा रहा है, तो मार्केट में ग्रीड है मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं. लेकिन अगर मार्केट एकदम डिक्लाइनिंग पोजीशंस में है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा डाउन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस समय करना क्या है, एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो अपनी क्रिप्टोज को होल्ड करके रखना चाहती है, लेकिन एक दूसरी सेट ऑफ ऑडियंस है जिनको समझ नहीं आ रहा है तो वो सेल करती हैं. ये सेल करने का जो मूवमेंट आता है या फिर ये सेल करने का जो एक तरह से एक रैली टाइप की आती है डिक्लाइनिंग पोजीशन पे भी, वो आता है क्योंकि लोगों को दिख रहा होता है कि हम अपने लॉसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करें. अगर आप ऐसी रैलीज़ में या फिर ऐसे टाइम पे जल्दी पोजीशंस एग्जिट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो आपके पास टोकन्स थे वो आप लोअर प्राइसेस पे जाके खरीद सकते हैं. इस चीज़ को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं. ऐसे काफ़ी ट्रेडर्स हैं जो ऐसे होल्डर्स नहीं हैं, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं. दे विल नॉट रिसर्च on the fundamentals, they will not do the technical analysis, they will only trade on the market upswings and
डाउन स्विंग्स। इसको इसीलिए इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं कि मार्केट जैसे ही ऊपर गया, जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई टच किया, लोगों ने अपने पोजीशंस बेच दिए एकदम से, ठीक है, और जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा वो लोग दोबारा खरीद लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके लोग अपने जितने उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज अक्यूमुलेट कर रखे हैं उसका नंबर भी टाइम टू टाइम बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर आप मार्केट अगर आप देखोगे, पूरे मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन भी है विच इज़ अराउंड राइट नाउ 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 22.5 22.6 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच रही है, लेकिन वापस गिर के फिर 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स पे आ जा रही है। इसका कारण ये है मार्केट एक मूवमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे किस तरफ जाना है। जैसे ही मार्केट हल्का सा बुलिश होता है, लोग अपने प्रॉफिट्स रियलाइज़ करने शुरू कर देते हैं, अपनी लॉसेस मिनिमाइज करने शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो लोग अपने टोकन्स बेचते हैं, हड़बड़ी में बेचते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट नीचे आता है उनको लगता है कि ठीक है 2.1 पे 2 जैसे बिटकॉइन का ही प्राइस है, बिटकॉइन प्राइस जैसे ही 39,000 $40,000 डॉलर्स टच होगा, लोग दोबारा खरीदने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को एहसास होता है कि हाँ ये एक अच्छा प्राइस है जिस पर आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। लोगों को ऐसा ज़्यादातर क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको पता है बिटकॉइन 59-60,000 डॉलर्स तक गया है। या फिर जैसे इथीरियम है, इथीरियम इस समय 3,000 डॉलर्स टच होकर आया, बट 4,700 4,900 ये भी टच हुआ था इथीरियम। तो इसीलिए लोग कम से कम प्राइसेस उनको जैसे दिखता है कि ये एक खरीदने का टाइम है, लोग खरीदने लग जाते हैं। इस समय मार्केट का में इतनी कन्फ्यूजन होने के कारण आई पर्सनली आई एम नॉट बाइंग एनी टोकन्स। रीज़न बीइंग मार्केट का एक मूवमेंट नहीं है। यहाँ से मार्केट एकदम डाउन भी जा सकता है या फिर यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी खुद कंफ्यूज्ड है। इसलिए मैं इस समय कोई टोकन्स नहीं खरीद रहा हूँ। अगर इस समय भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जो टाइम करना चाहते हैं, सो देर आर सम कॉइन्स लाइक कार्डानो, लाइक देर इज पोलकाडॉट, लाइक देर इज टेरा लूना, एल्गोरैंड। मतलब ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अपने सैंडबॉक्स, ऑब्वियसली सैंडबॉक्स एंड माना, ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो अगर आप इन अच्छे प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली वो प्रोजेक्ट्स जो अपनी ऑल टाइम हाई से 40% वैल्यू लूज कर चुके हैं या उससे ज़्यादा, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, देन इट्स स्टिल फाइन। रीज़न बीइंग, even if market goes down and these are very good fundamentally strong tokens, if they reach their all time high, we will still be at least at a 40% profit, right? So this is like just my analysis about the market, and this is why I am suggesting not to make any movements, especially in tokens like Solana, Avalanche, फैंटम, स्पेशली एट फैंटम एंड पॉलीगॉन, मैटिक। इस पे अभी पोजीशंस मत लीजिए क्योंकि ये लोग अच्छी रैलीज करके आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया हुआ था कि इतना मूवमेंट, मतलब मार्केट डाउन होने के बाद भी फैंटम नीचे क्यों नहीं जा रहा है? फैंटम नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि फैंटम एक बहुत तेज मोमेंटम में था अपनी प्राइस रैलीज के। सेम गोज फॉर मैटिक, बट मैटिक में कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट रियलाइज किए, इसलिए मैटिक अपने ऑल टाइम $3 कुछ टच करके वापस इट फेल अराउंड $2.3-2.4। बट फैंटम, व्हाट हैज हैपेंड विद फैंटम, फैंटम वाज ऑन अ वेरी लाइक अ रैपिड रैली, राइट? एंड सेकेंड थिंग, फैंटम की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी स्ट्रांग बैक्ड कम्युनिटी है उनकी। तो वो जो मोमेंटम जब किसी टोकन की ऊपर रैली का बन जाता है तो उसमें ब्रेक लगने में टाइम लगता है। ऐसे सोचो कि अगर कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड में जा रही है तो वो एकदम से नहीं रुकेगी ज़रूर। देयर विल बी अ टाइम व्हेन फैंटम विल टेक अ रिवर्सल बिकॉज इट हैज़ नियरली टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई विच इज अराउंड अगेन $3। सो इट विल रिवर्स एंड इट विल गिव इट सम टाइम टू रिवर्स इट बैक, एंड देन वी विल टेक अगेन पोजिशंस एट फैंटम। फैंटम की पोजिशंस वापस जब फैंटम में भी दोबारा $2 और इवन लेस देन $2, $1.9, at any price less than $2, if you can buy Phantom, go for it. It's an amazing project. First question is how to begin learning and investing in crypto. What's the capital needed to start? Starting with the second question, what's the capital needed to start?
I will leave this to your risk appetite, right? People say this thing ki invest what you can afford to lose. I don't believe in this sentence, invest only what you can afford to lose. If you will invest only what you can afford to lose, then you're not an investor. You are just investing like how much you eat in a meal. You go to McDonald's and have a burger, and that burger amount you have spent it in investments, that's not investing. If we are really going to become investors, we need to invest more than what we can afford to lose. We need to invest our hard-earned money to a level that, yeah, we see a future in it. There are concerns regarding its regulations. There are no regulations right now, right? और उसके अलावा आपको न्यूज़ में या आपको लोगों की बातों में, स्पेशली अखबारों में, यूट्यूबर्स की बातों में, कहीं पे भी रेगुलेशंस को लेके कुछ भी बात दिखती है, प्लीज़ डोंट बिलीव इट. जब तक सरकार लोकसभा में बिल पास नहीं करती, प्रॉपरली एक लॉ नहीं आता, तब तक देयर आर नो रेगुलेशंस. And we are not going to believe in any sorts of bullshit which is happening in the market, right? No regulations, that means we can still invest. There are concerns how to realize their taxes. Let's see in the future what the regulations will come out. But for now, we can still invest. There are two unicorns in this country, which are now crypto-based businesses. And I'm pretty much very sure, not just pretty much, very sure that even if government decides to bring a law which is completely against cryptocurrencies, they will give you ample amount of time to convert your cryptocurrencies into INR, back to rupee. You might face a small loss, maybe 20%, 30%, but your money is not going anywhere. It will still be there. This was second part. First part was how to begin learning and investing in cryptocurrencies. Learning, there are many channels, many blogs, many academies which have now opened, many courses. I will say don't go for courses, crypto courses. They are basics and they're not that good. But at least start with channels like Coin Bureau. There is a channel on YouTube called Whiteboard Crypto. CoinDCX की अकेडमी है, DCX Learn. मतलब वो DCX Learn जो अकेडमी, वो जब मैं CoinDCX में काम करता था तो मैंने स्टार्ट करी थी. Other than that, yes, I will also be sharing insights and okay, what I will do is tomorrow I will make a video on like all the basics of blockchain and cryptocurrencies. ऐसा कर लेते हैं ताकि आपकी जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है क्रिप्टो मार्केट्स को लेके, क्रिप्टो करेंसीज को लेके और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके वो बन जाए. वो वीडियो आपको आगे आने वाले टाइम पे हमेशा हेल्प कर पाएगी. सो आई विल मेक अ वीडियो टुमारो, बट अदर देन दैट देयर आर मेनी गुड मीडियम ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स एंड बुक्स which you can read. Antonopoulos, one of my favorite cryptocurrency authors, उनकी बुक है द इंटरनेट ऑफ मनी और एक बुक है उनकी मास्टरिंग बिटकॉइन. If you guys have time, please read these two books. These two books are like amazing. वो आपको एक पर्सपेक्टिव देंगी कि बिटकॉइन का पोटेंशियल एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ बिजनेस एंड इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्या है. So these are two like very amazing books. The next question is, what is the portion of new investors' portfolio should be in crypto? Yeah, this is I think one of the most asked questions to me recently. Portion, I mean, you can start with as minimum as 10%, and by 10% means if you are investing, for example, 1 lakh rupees in something, you can go for like at least 10,000 in cryptos. Matlab, I personally don't invest in stock markets. I don't. The markets are really boring. Stock markets are boring. I never invest in stock markets. I invest in cryptocurrencies because there is movement and we can take advantage of that movement. And most importantly, we can realize the profit so easily. Especially जो इंडिया में ही जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एप्स हैं, जैसे कॉइन स्विच, कॉइन DCX एंड वजीरेक्स, 3 मोस्ट फेमस. आई थिंक इनमें थोड़ी डिपॉजिट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बैंक्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what level of ease and services to provide to these crypto companies. But other than that, there are mediums through MobiKwik wallets, etc.
इनका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है बहुत सिंपल है. जैसे आप फेसबुक, जीमेल, कोई भी अकाउंट बनाते हो. केवाईसी जैसे आप पेटीएम में करते हो. मनी डिपॉजिट जैसे आप अगेन पेटीएम वॉलेट में करते हो. वेरी सिंपल. And then you can just go click on buy button and you can buy these cryptocurrencies at market prices. These are like the initial level of like the very basic, the very first level of investing. But withdrawal process, selling process, again very simple on these apps. So you can start with these apps, these 3 apps. These are, I think, very much trustworthy projects now which have open crypto investment platforms in India. Coming to the portion, I invest 50% of my salary. So I mean that's the least I can do. If I want to secure a future, and now if you don't have any debts, any education loans, home loans, car loans, etc., of course you should be investing as much as possible. Cut down your costs, cut down your other costs, again the money you're spending in all sorts of things, and invest as much as you can, not just in crypto, in as many things as possible, but in assets, especially those which you can see कि potentially future में एक अच्छा return देंगे. I see cryptocurrencies as something जो अच्छा return दे रहा है, right? Classic example मेरे ही portfolio में BNBs और इथीरियम पढ़े हैं. मुझे याद है, मुझे एक बार इथीरियम ब्लॉग लिखने के लिए ऐसे $200 का, उस समय चल रहा था $200 का इथीरियम, एक इथीरियम मिला था. टिल टुडे आई हैव नॉट सोल्ड दैट इथीरियम, एंड इथीरियम हैज टच्ड लाइक $4,500 टुडे. सो दिस इज द पावर ऑफ रिटर्न्स, of holding, of long-term investments, and also trusting in the markets. So how much you want to invest? Portion, start with 10. The more you gain confidence, go to 15, 20, 30, at least reach 50. That's something what I will say. And ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है. टाइम पे थोड़े प्रॉफिट्स भी रियलाइज करते रहिए, प्रॉफिट्स निकालते रहिए. अगर आपका कोई ऐसा कॉइन है जो 2x, 3x, 4x जा रहा है, तो उसमें से 10%, 20%, 30% जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसके प्रॉफिट निकाल लीजिए. बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, वरना फिर वो पड़ा ही रह जाएगा और फिर मार्केट क्रैश होती है और फिर हमको लॉस होता है, फिर हमें दुख होता है. तो ऐसा मत कीजिए. ये पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है कि इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स रियलाइज कैसे करने हैं, फिर एक SIP मॉडल कैसे बनाना है. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टू. इट विल मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू. Best app for crypto transaction and adding and withdrawing money when needed. Again, same. I think India has only 3 options: CoinDCX, CoinSwitch, and WazirX. और भी हैं, but I think these 3 are most trustworthy. With the uncertainty of Indian laws, I'm a little scared to invest. What to do? Again, same thing. जब तक लॉ नहीं आ रहा है, तब तक कानून नहीं है. अनसर्टिनिटी है. अभी तक जितनी बातें हुई हैं, जितनी बातें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने करी हैं, वो लोग मतलब वही बात है ना, मार्केट में न्यूज़ दोनों साइड से आती हैं. ये भी आएगी कि भाई इंडिया जो है वो बस उसको रेगुलेट करेगा, उसको बैन नहीं करेगा. इंडिया का जो स्टांस है वो बस इस बात पे है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एक टर्म बन गया है इंडिया के एटमॉस्फेयर में. प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज. अब ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है? On a unbiased note, I'll tell you there are 2 definitions to private cryptocurrencies. पहली चीज, अगर हम इकोनॉमिकल स्टैंड पॉइंट से देखें, प्राइवेट cryptocurrencies means anything which doesn't belong to the government. So private can be anything except INR. So even Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, everything is private, right? So if government wants to ban private cryptocurrencies, everything will be included, right? But हमने अभी तक देखा है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड स्पेशली 2 प्रॉब्लम्स हैं जो वो बार बार कहते रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग इन सब चीज़ों में यूज़ होती है. अब इन चीज़ों से प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना चाहती है.
इस देश से बाहर और इस देश के अंदर जो भी फंड्स आ जा रहा है उसको ट्रैक करना चाहती है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इट्स बेसिक्स can help government with that, but there are some cryptocurrencies which can't. Like these are private cryptocurrencies. ये currencies इसी objective से बनाई गई हैं because there are some people who want to not disclose their financial activities. So ये currencies हो गई जैसे Monero, जैसे Zcash, right? ये currencies की टेक्नोलॉजी पीछे से इस तरीके से बिल्ड करी गई है कि आप उसके सेंडर का नाम, उसके रिसीवर का नाम एंड इवन उसका अमाउंट ट्रेस ना कर पाओ. और आगे आते आते ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, मतलब ब्लॉकचेन पे ही ऐसे कुछ चेंजेस लोग इनोवेट करते हैं कि आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी, जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन है, उस पर भी आप ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं कर पाओगे. बट उसके लिए आपको एक ऐसा मान लो एक पहरेदार का या फिर एक क्लोक का यूज़ करना पड़ेगा कि वो छुप जाए. सो यू हैव टू यूज़ अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट टू हाइड योर ट्रांजैक्शंस. इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल. सो गवर्नमेंट का स्टांस मेनली यही है कि वो ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करे. तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बस मोनेरो, Zcash, ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको बैन कर दे, राइट. सो बट इसके चलते हमारे पास और 4000 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बैन नहीं है. एक तो ये स्टांस है. दूसरा स्टांस है डीफाई एप्लीकेशंस को लेके, जैसे यूनिस्वैप, जैसे आवे. इस पे कैसे ट्रेस होगा? ठीक है, इन सब के कानून बाद में बनेंगे. हमें ये याद रखना है कि अभी कोई कानून नहीं है, अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी र्यूमर, कोई भी किसी का भी इन्फ्लुएंस, किसी भी क्रिप्टो लीडर की बात, पॉलिटिकल लीडर की बात, आरबीआई में से किसी गवर्नर या किसी भी उनके बात, किसी भी इकोनॉमिस्ट, इंडिया के जितने भी पास्ट इकोनॉमिस्ट है, किसी की भी बात, किसी पे भरोसा मत कीजिए. क्यों? क्योंकि कानून नहीं है, एब्सेंट है. ओपिनियंस पे नहीं जाना है. जब कानून बनेगा, आएगा, तब हम देखेंगे. पर अभी हम खुल के इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्वेस्ट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was Phantom rising even in the bear market? I have just told. Want to learn about the basics of crypto and start investing in it SIP from every month. Any video? Okay. SIPs का प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड में आ रहा है इंडिया में. एंड there should be a product on SIPs, but again, to create a product like SIP or Binance और Robinhood जैसे प्लेटफॉर्म में ऑटो इन्वेस्ट या रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट चलते हैं. सो ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली मनी डिडक्ट करते हैं और क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर देते हैं. इतनी फ्रीडम अभी बैंक्स इंडियन क्रिप्टो प्रोडक्ट्स या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को देंगे या नहीं, दिस इज अ मैटर ऑफ again discussion. But other than that, if you wish to do your SIPs yourself, like manually, you can definitely do that. आप अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ठीक है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम के हटा के, जिनकी कम्युनिटीज़ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे सोलाना, एवलांच, पोल्काडॉट, फैंटम, मैटिक, टेरा लूना, सैंडबॉक्स, माना. मतलब ये इन आप कभी भी देखेंगे, आप मार्केट्स को जब भी एनालाइज करेंगे, जब भी मार्केट में डिप आती है, जब भी मार्केट डाउन जाता है, सबसे पहले ये टोकन्स रिकवर करते हैं. इनके टोकन्स का जल्दी रिकवर करने का कारण ही यही है कि इनकी कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रांग है. इनकी कम्युनिटीज़ दोबारा से जो उन्होंने प्रॉफिट पहले रियलाइज किए थे और डिप पे खरीदने पे दोबारा से भागते हैं. इसीलिए आप इन प्रोजेक्ट्स पे SIP करेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. यू कैन ऐड BNB टू इट एज वेल. हर महीने आप एक ऐसी डेट चूज कर लीजिए, ठीक है, और हर उस डेट को उतना पर्टिकुलर अमाउंट आप इन्वेस्ट करते जाइए. आज ही मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट 2 lakhs in crypto markets, like a total amount of 2 lakhs.
आप 2 लाख रुपए कॉइन DCX या कॉइन स्विच किसी के भी डिपॉजिट फंक्शन से 200 INRs आप अपने वॉलेट में डालिए, ठीक है। 5 कॉइन्स ले लीजिए, 5 कॉइन्स में हर कॉइन में 4-4 हज़ार रुपये, यानी 20,000 इन अ मंथ हम 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। जो भी उस समय मार्केट प्राइस चल रहा है, हम 4-4 हज़ार 5 कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया, कॉस्ट कम हो गई, कंपाउंडिंग अलग होगी। अगर बाय चांस मार्केट डाउन जाता है तो उस समय हम ज़्यादा क्रिप्टोस खरीद पाएंगे। अगर बाय चांस मार्केट ऊपर जाता है तो उस समय हम कम क्रिप्टोस खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अमाउंट फिक्स्ड है। तो SIPs के अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं क्रिप्टोज़ में, लेकिन फ़िलहाल आपको ये SIPs मैनुअली करनी पड़ेंगी, और करिए सिर्फ इन्हीं अच्छे प्रोजेक्ट्स में जिनका इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है। ये टोकन जिनके मैंने अभी आपको नाम बताया। व्हाट्स योर टेक ऑन इथेरियम 2.0? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ओके, इथेरियम 2.0 समझाने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है, जब से 2019-2020 में इथेरियम में डीफाई एक्टिविटी बढ़ी। डीफाई एक्टिविटी मतलब स्पेशली कुछ एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वॉप, जैसे आवे, ये इथेरियम पे बनना शुरू हुए, तो इथेरियम में कंजेशन शुरू हो गया। कंजेशन क्यों शुरू हो गया? इथेरियम का इस समय कंसेंसस मॉडल जो है वो बिटकॉइन जैसा है, प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन होता है ब्लॉक बनाने का। तो वो ब्लॉक बनाने के कंपटीशन में माइनिंग पावर यूज होती है, यानी एक तरह से मान लीजिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। जस्ट बिकॉज इथेरियम में कंजेशन यानी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि आपने देखा होगा बिटकॉइन के ऊपर ऐसे स्टार्टअप्स या डीएप्स या प्लेटफॉर्म्स नहीं बना सकते, प्रोजेक्ट्स नहीं खोल सकते। इथेरियम पे खोल सकते हैं, और इथेरियम पे आराम से इस समय कम से कम 4,000-5,000 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, राइट। इन 4,000 प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे यूनिस्वॉप एंड आवे। यूनिस्वॉप आपका डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, आवे आपका लेंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म है। इथेरियम, ये जो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे मान लीजिए आपने यूनिस्वॉप में एक ट्रेड प्लेस किया कि आपको इथेरियम दे के आपको यूनिस्वॉप पे कोई और टोकन, मान लीजिए FTM ही लेना है। तो जब आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ऐसा ट्रेड प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे बस एक ट्रेड है कि आपने मार्केट प्राइस पे अपना इथेरियम दिया और FTM ले लिया, राइट। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में क्या होता है कि स्वैप हो रहा है, कि आप वहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, आप अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इथेरियम भेज रहे हो, और उसके वॉलेट से आपके वॉलेट में FTM आ रहा है। इथेरियम की ब्लॉकचेन में एक ट्रांजैक्शन की फीस $25-30 पहुंच जाती है। जब कंजेशन होता है तब $40-50 भी पहुंच जाती है। इस वजह से अगर आप सोचो कि आपको एक स्वैप करना है, तो वहां पे 2 ट्रांजैक्शन हैं, और 2 ट्रांजैक्शन मतलब फीस आपकी, एक ही स्वैप की फीस करीब करीब $100-120 पहुंच जाती है। इसलिए मार्केट ने, मतलब जो इथेरियम के को फाउंडर्स हैं, उन्होंने 2.0 बनाने का डिसीजन लिया। 2.0 क्या है? 2.0 में 2 मेजर चेंजेस हैं। पहला कि हम इथेरियम के कंसेंसस मॉडल को बदलेंगे, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पे लाएंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है प्लीज आप पढ़िएगा, लेकिन उसमें इतना एनर्जी कंजम्पशन और इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती। एवलांच, सोलाना, कार्डानो भी हटाते हैं, एवलांच, सोलाना, FTM, इसमें अलग अलग तरीके के प्रूफ ऑफ स्टेक यूज हुए हैं। इनकी फीस एक ट्रांजैक्शन की, मतलब सोलाना का कहते हैं कि सोलाना की एक ट्रांजैक्शन की फीस उतनी है जितनी मतलब बेयरली लाइक 50 सेंट्स, $1, इवन लेसर, लाइक 0.2-0.1 सेंट्स। तो सोलाना में अगर फीस जाएगी तो 0.0000 समथिंग सोलाना, ठीक है। और सोलाना में एनर्जी कंजम्पशन इतना कम है कि एक ट्रांजैक्शन का एनर्जी कंजम्पशन आप गूगल में जितने 2 सर्च करते हैं, 2 सर्चेस, उतना होता है बस, विच इज़ अमेजिंग। आप खुद देखिए कि एक बिटकॉइन और इथेरियम है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज और ये सब जैसे टॉपिक्स खड़े हो जाते हैं उनके अगेंस्ट, एंड देन देयर इज सोलाना जहाँ पे एक ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू 2 गूगल सर्चेस। मैंने इस वीडियो से पहले 50 गूगल सर्चेस कर लेंगी, विच इज़ मतलब उतने में 25 सोलाना के ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं।
So we can see how these projects are optimizing blockchains. A same kind of optimization Ethereum also wants to bring on its blockchain. तो वो दो चीज़ें करना चाहता है. पहला, उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम करना चाहता है. उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है उसको तो बहुत ही ज़्यादा कम करना चाहता है. और स्केलेबिलिटी है. स्केलेबिलिटी मतलब आप एक सेकंड में, आसान भाषा में, आप एक सेकंड में कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर सकते हो, या फिर आप एक सेकंड में कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. ओके, सो ये इथेरियम 2.0 स्पेशली अपने उसमें चेंजेस लाना चाहता है. बात यह है कि बस इथेरियम 2.0 का डिस्कशन मैं पर्सनली आई थिंक 2019 से सुन रहा हूँ, एंड इट इज़ 2022 नाउ. सो especially some Ethereum believers, they are very much angry about the entire situation. Reason being, there is so much of delay, and the same reason why people are annoyed of Cardano also. There are so many delays. What Ethereum is trying to build in terms of scalability and transaction speed, Avalanche has already achieved that. और Avalanche पे DApps वगैरह बनने भी शुरू हो गए हैं. वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस चल रहे हैं. तो आप खुद सोचिए, मतलब ऐसी ब्लॉकचेन्स रेडी हो गई हैं. जिस अमाउंट की स्केलेबिलिटी, मल्टी लेयर स्केलेबिलिटी इथेरियम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना चाहता है, Polkadot is almost there achieving it, almost there. And just to tell you, जो Polkadot का co-founder है Gavin Wood, he was the master mind behind Ethereum. He was the person who has invented most of the Solidity language and Ethereum virtual machines. I'm pretty much sure he was fed up of the entire team there, that they are being so slow in their developments. And today, Polkadot has the highest developer base. This is what something Gavin Wood has built. And this is why I personally love Polkadot, what they are building. Very much ahead of time. This is why I like Solana and Avalanche. They are already there where Ethereum wants to reach. This is why I like Terra Luna. Financial ecosystem में जितनी scalability Terra Luna ला रहा है, Ethereum is still trying to reach there, and it is being slow. But we can't deny the fact that again there are 4,000 projects running on Ethereum. Once Ethereum reaches that scalability, all these 4,000 projects are going to benefit. So we can see once Ethereum 2.0 launches, Ethereum's prices are going to go crazy, and most of the projects which are tied to Ethereum, to Ethereum's infrastructure, like again Uniswap, Aave, Curve, इनका भी एकदम से ना मतलब लाइफ चेंज होने वाला है. सो लेट्स सी कब आएगा, नहीं पता है. पता नहीं कब आएगा. कौन सा क्रिप्टो खरीदें कि ऐसा कि हम रिचेस्ट बन जाएं. Oh my God. I want to tell you this thing. Especially goes to all Doge and Shiba investors also. देखो, आपको मार्केट की बेसिक फाइनेंशियल पूरे इकोसिस्टम की एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी. वो है ये कि आप ऐसे कॉइन्स में पैसा बिल्कुल लगा सकते हो जो आपको 10x, 20x, 100x, 200x तक दे सकते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि उन प्रोजेक्ट्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्टार्टिंग में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ $1 million, $2 million, एट मैक्स $10 million होगी. अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगता है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड ऑन व्हाट दे आर बिल्डिंग कैन एवर रीच $1 billion in future, in 1 year, 2 years, there is no quick money. ऐसा नहीं है कि 4 महीने में आपको 100x आ जाएगा. कुछ प्रोजेक्ट्स में आता है, ऐसे नहीं है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है. लेकिन आपको अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अपने रिसर्च करने के बाद जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 million से कम है और वो $1 billion तक पहुंच सकती है, then you can clearly see your token is going 100x. Now, if you invest 1 lakh rupees, it can turn to 1 crores. But
you also need to understand one more thing. More risk, more returns, and also vice versa. More returns, more risk. It is completely possible that you might lose all your money. क्योंकि रिस्क इतनी ज़्यादा है. वो प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू ही हुआ है. सक्सेस रेट $1 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंचने का मार्केट में अभी कम है. राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. $1 बिलियन की वैल्यूएशन मतलब यू आर in top 150 projects in the world, and the projects which have like less than $10 million valuation, they will be in hundreds, thousands. So you can see, the success rate is less. So we need to understand this basic. More returns, which everybody amongst you are trying to seek, but there is more risk. Before investing in projects like these, first ask yourself this question: can you take that much risk? And I'm not saying that don't invest in these new projects. बिल्कुल करो मैं कहता हूँ. लेकिन पहले एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बना लो, मार्केट में जान लो कि हो क्या रहा है, समझ लो मार्केट मूव कैसे कर रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक प्रोजेक्ट के पास होनी चाहिए कि उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच जाए. राइट? जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप अपनी थोड़ी सी कैपिटल इन प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हो, रिस्कियर प्रोजेक्ट्स में. तो बिल्कुल करो, पर पहले एक अंडरस्टैंडिंग बना लो और अपनी रिस्क लेने की क्षमता बना लो. उसके बाद बिल्कुल करेंगे हम इन्वेस्ट. आप ऐसे 10 प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्ट करो जो थोड़े रिस्की साइड पे हैं. हर 10 के 10 प्रोजेक्ट में आप ऐसे 5-5 हज़ार रुपये लगा दो, आपके 50,000 रुपये लग गए. राइट? अगर 10 में से 2 प्रोजेक्ट भी आपके 20x जाते हैं, 30x जाते हैं, 40x जाते हैं, आपके रिटर्न तो आ ही गए. साथ ही के साथ आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहा, रिस्क डाइवर्सिफाइड रही, लेकिन आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो गए. 50,000 के आपको इजीली 3-4 लाख मिल सकते हैं. बट अगेन रिस्क है. और कभी भी प्लीज़ ऐसा मत करना कि ट्विटर में आप देख रहे हो कि ठीक है कोई मीम कॉइन की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं, हर किसी इन्फ्लुएंसर के नीचे उसी मीम कॉइन की बातें चल रही हैं और आप उसमें पैसा डाल दो. मार्केट्स रिस्की हैं. मीम कॉइन्स वाले रिलेटेड काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो रग पुल्स होते हैं. रग पुल्स मतलब ऐसे ना ज़मीन के नीचे से दरी निकाल दी किसी ने, कि वो लोग आपको आपके टोकन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके प्रोजेक्ट्स बताएंगे कि हाँ हम ये सब करने वाले हैं. आपको दिखेगा कि क्या भाई क्या अमीर लोग, क्या मस्त प्रोजेक्ट है करके. ठीक है, और वो सारा का सारा कैपिटल जो लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल के भाग जाएंगे. सो प्लीज़ रिसर्च एंड बीवेयर ऑफ दीज स्कैम्स. मार्केट को पहले समझ लो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद हम ठीक है ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में भी बिल्कुल इन्वेस्ट करेंगे. How to start a beginner with new government regulations? How many cryptos are safe to invest? To start your journey, I would say top 150 में तो आप किन्हीं में भी कर सकते हो. ठीक है, हाँ या स्क्विड टोकन, डेफिनेटली स्क्विड टोकन. टॉप 150 में आप किसी में भी कर सकते हो. टॉप 150 वही प्रोजेक्ट्स हैं अगेन जिनका वैल्यूएशन $800 मिलियन से ज़्यादा है. ठीक है, टू स्टार्ट सेफ, choose amongst top 15, I would say, not even top 15, I would say top 50. इनमें से आप कोई भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं मार्केट में. जस्ट टू टेक अ व्यू, वी हैव Solana, Binance, Ethereum, again great projects. रिपल में अभी मत करना प्लीज़. ठीक है, मैंने बहुत से इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, जो इंडियन यूट्यूबर्स को देखा है जो रिपल सजेस्ट कर रहे हैं, नई वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, रिपल सजेस्ट कर रहे हैं. रिपल के अगेंस्ट SEC का केस चल रहा है. आप इस टाइम पे रिपल पे कैसे सजेस्ट कर सकते हो? प्लीज़ रिपल पे फिलहाल इन्वेस्ट मत कीजिए. उसके केस का एक सॉल्यूशन आने दीजिए. ठीक है, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे. सेम गोज फॉर Polkadot, amazing. Terra, Avalanche, Shiba
शिबा का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो लोग अपना डेक्स पता नहीं कब लाइव करेंगे। अगर आपको लगता है कि शिबा आपको ऐसे फिर से जैसे पुराना रिटर्न दिया है वैसा देगा, नहीं देगा। क्यों? मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, शिबा की जो मार्केट वैल्यूएशन है, फुल मार्केट वैल्यूएशन, वो अब $31 बिलियन पहुंच गई है। 31 बिलियन, राइट। यहाँ से 100x मतलब उसकी वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन हो जाएगी, जो कि पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज़्यादा है, विच इज़ इम्पॉसिबल, राइट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से शिबा दुगना जा सकता है, यस, पर 100 गुना जाएगा नहीं। सेम गोज फॉर डोज कॉइन। डोज कॉइन डजेंट हैव, अभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था, व्हेन विल डोज कॉइन राइज। देखो, जिस समय मीम कॉइन्स के ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, तब डोज कॉइन की जो, हम चार्ट ही देखते हैं चलो, ठीक है, तब डोज कॉइन की वैल्यू करीब करीब आई थिंक कितनी 30, 35, 40, 70 सेंट्स, काफ़ी ज़्यादा गई थी। Yeah, it went to like 71 cents. See, it went to 71 cents. This was the time when Elon Musk and everybody, they start pushing Doge, 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 सब Doge की बातें कर रहे हैं, सबने खरीद लिया। आज Doge की वैल्यू चल रही है 18 सेंट। वो भी अभी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि कल डोज कॉइन का एलॉन मस्क ने वो कर दिया था थोड़ा अनाउंसमेंट कि आप डोज कॉइन से टेस्ला के प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, राइट। बट मार्केट में चेंज कितना आया? मुश्किल से 9-10% का। सो यू कैन क्लियरली सी इफ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ दिस टाइप ऑफ अनाउंसमेंट वुड हैव कम व्हेन डोज कॉइन वाज रियली न्यू, ठीक है, मार्केट में काफ़ी उछाल आता क्योंकि इलॉन मस्क ने कर दिया है। पर अब इलॉन मस्क इतनी बातें कर चुका है डोज के बारे में कि भाई अब लोग बोर हो गए हैं। तो आपको डोज कॉइन में भी रिटर्न 10, 15, 20% ही दिखेंगे। आई पर्सनली डोंट कीप अ सिंगल डोज कॉइन and I will never keep. Reason being, it's not the project which has strongest fundamentals, not at all. It doesn't have, it might have a decent ecosystem, but it doesn't have a product behind it. उसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पीछे कोई ब्लॉकचेन नहीं है, ठीक है, उसके पीछे आप डी एप्स एप्लीकेशन जैसे आप इथेरियम, सोलाना, एवलांच में बना सकते हैं, वो नहीं बना सकते। फॉर मी फंडामेंटली दिस इज अ वेरी वीक टोकन, एंड इफ देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोजेक्ट विच इज ओनली गोइंग टू go up when Elon Musk tweets about it. No, I don't want to keep my money in such projects. Never. Baki projects, again, they are very good. Cosmos, Solana, amazing projects. Algorand, Phantom, again, one of my favorites. Tron, Okash, good project. FTX, दुनिया का, again, Binance के बाद सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ग्रेट प्रोजेक्ट। अगर आपको NFTs, मेटावर्सेस प्रोजेक्ट्स में जाना है तो एक्सी इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स एंड माना, थ्री बेस्ट प्रोजेक्ट्स। एंड अभी टॉप 100 में गाला गेम्स भी आ गया है। सो दीज 4 प्रोजेक्ट्स, दे आर मेकिंग वेरी गुड नेम्स, वेरी गुड पॉपुलैरिटी। अगेन, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इन में भी सैंड, माना एंड एंजिन, गेमिंग, प्ले टू अर्न एंड मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट टोकन्स हैं, जिसमें से सैंडबॉक्सेस एंड माना। सैंडबॉक्स इज ऑन अनदर लेवल। सैंडबॉक्स की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, एंड स्पेशली एडिडास, नाइकी, स्टेफन करी, मतलब इन सब की पार्टनरशिप्स के बाद सैंडबॉक्स हैज़ टेकन अ स्टेप अहेड। सो पर्सनली इफ यू आर गेटिंग सैंडबॉक्स एट $4.89, आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस टू बाय। या बाकी यू कैन रिसर्च। मेरे ख्याल से वन मोर थिंग, 2022 में ऐसा हो सकता है कि वेब 3.0 और ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे काफ़ी क्रेज रहेगा, राइट। Polkadot is at the center of Web 3.0. उसके अलावा Chainlink, Helium, some part of Avalanche also maybe, what else, Filecoin, मतलब ये ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अगर Web 3.0 की वेव आती है इन केस, और अगर ट्रेंड बनता है Web 3.0 का, तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। Given the market situation, is it a good time to launch your own token now? I would say no. Why? Again, markets में trading volumes बहुत ज़्यादा कम है, लोग इन्वेस्ट नए प्रोजेक्ट्स में नहीं करना चाह रहे हैं।
अगर आप नया टोकन इस टाइम पे रिलीज करते हो और लोग बस प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए आएंगे, अपने लॉसेस मिनिमाइज करने के लिए आएंगे, लोगों का जो इंटेंशन है कि आपके टोकन को होल्ड करें, आपके टोकन पे, आपके प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट करें, वो अभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लोगों में पैनिक है। मतलब आप ये सोचो कि किसी के घर में ऐसी बहुत ही सैड सा माहौल चल रहा है और उस टाइम पे आके आप एक गुड न्यूज़ सुना दो उसको, ही डजंट गिव अ डैम अबाउट योर गुड न्यूज़, राइट? सो let the market take a reversal, let it reach again at a new highs, at least I would say $3 trillion का मार्क पार करने दो दोबारा से, at least. By the time what you can do as a marketer, I can suggest you कि वो बनाओ, टोकन की बज़ बनाओ, टोकन के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहो, जानकारी देते रहो, लॉन्च थोड़ी बुलिश मूवमेंट के बाद करना. Okay, if there are any questions, guys, please type them. I can answer. I have some time. Let me start from the starting. Yeah, please tell us something about metaverse projects. देखो, metaverse की craze तो है, ठीक है? Why? Because there was a time back in 2017-18 again in cryptocurrencies when projects related to AR, augmented reality, virtual reality, ये सब बहुत famous हो रहे थे. Now that wave has transformed to metaverse, and a lot of its influence is from Facebook's Meta project also. Metaverse is again going to be at the heart of Web 3.0, and it is also going to be at the heart of augmented virtual reality also. तो ये दोनों technologies, ये दोनों transformations, evolutions भी metaverse का part बनेंगे. So there are going to be definitely some really amazing metaverse projects you will be seeing in the blockchain space. First thing. Second thing, metaverse also has NFTs, and metaverse incentivizes ownership, right? This is a very crucial factor which we need to understand about metaverse. Metaverse has NFTs, means you can sell and buy your own belongings, your own assets in metaverse. There will be marketplaces in metaverse. There will be lands, there will be equipments, there will be vehicles in metaverse which you can land and sell. So उन projects, and obviously ये जो tokens हैं, वो जो projects हैं, वो क्या करेंगे कि आप metaverse में जितना भी transaction करेंगे आप उन project के tokens में ही करेंगे. Once metaverses of these projects go live and they have a strong community, उस token की demand भी बढ़ेगी. जैसे सैंडबॉक्स माना है, टोकन की डिमांड बढ़ेगी. एज एन इन्वेस्टर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप भले ही मेटावर्स में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ग्लोबली उसके टोकन की डिमांड बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी. सेम थिंग गोज फॉर NFTs. इन केस जो एक मेटावर्स के अंदर NFTs हैं, उनका प्राइस बढ़ता है या उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो लोगों को और ज़्यादा सैंड टोकन्स फॉर एग्जांपल चाहिए होंगे वो NFTs खरीदने के लिए, राइट? अगर उनकी वैल्यू के साथ, मतलब वो इनडायरेक्टली फिर से डिमांड बढ़ा रहा है सैंड टोकन की. क्यों? क्योंकि किसी को पे करना है, उसको वहाँ पे पेमेंट के लिए सैंड टोकन चाहिए. पिछले NFT में 5 इथेरियम का था, अब 8 इथेरियम चाहिए. समझे? तो मतलब 3 इथेरियम बराबर सैंडबॉक्स और चाहिए, तो वो और खरीदेगा, क्योंकि वो 8 इथेरियम वाले NFT को आगे जाके और महंगे में बेचना चाहता है. तो टोकन की डिमांड बढ़ रही है और हमें इसी चीज से मतलब है. हमें उन्हीं प्रोजेक्ट्स में मतलब है जिसमें जब भी आप मेटावर्स प्रोजेक्ट्स रिसर्च कर रहे हैं, ये 2-3 चीजें जरूर देखें. पहली चीज, जो मेटावर्स बन रहा है, ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जहां पे उस प्रोजेक्ट का टोकन यूज होने वाला है, पहली चीज. और दूसरी चीज ये कि ऐसी कौन सी चीजें हैं वहां पे जो टोकन की डिमांड बढ़ाएगी. मतलब हमको टोकन की स्पीड भी देखनी है कि उसकी वेलोसिटी की वो कितना ज्यादा सर्कुलेट करे, और उसकी डिमांड भी देखनी है कि कैसे कैसे बढ़ सकती है. तीसरी चीज ये कि मेटावर्स ऑब्वियसली इट शुड बी एक्साइटिंग, अदरवाइज पीपल वोंट ज्वाइन. इट हैज टू बी एक्साइटिंग. If it is not exciting,
some of the exciting projects like UFO Games, Wild, what else, Illuvium, ये सब काफ़ी अच्छे मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं आफ्टर सैंडबॉक्स एंड माना. ठीक है. इनके गेम्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं. मेटावर्स के अंदर गेम्स भी होंगे, प्ले टू अर्न गेम्स, जहाँ पे लोग गेम्स खेल खेल के टोकन्स कमा सकते हैं. सो दिस इंटायर इंडस्ट्री ऑफ मेटावर्स, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, gaming and NFTs, these four sectors are going to merge, and the project which will have the strongest chance of metaverse will be one which will have all four. So please research seeing these things. जो गेम्स हैं उसमें वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं. जैसे लोगों को पोकर और कार रेसिंग और इन सब चीज़ों की बहुत लत होती है. पबजीज, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, जो भी गेम्स हैं वो, इनकी ये बहुत एडिक्टिव गेम्स हैं. तो अगर उन प्रोजेक्ट्स में ऐसे एडिक्टिव गेम्स हैं या उनके प्लेटफॉर्म पे ऐसे एडिक्टिव गेम्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो टोकन कमाने आएंगे, वो गेम्स खेलने आएंगे. राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देखेगा. आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस इंटायरिटी, लाइक हाउ टू find these metaverse projects. I just started investing in crypto. How do I read the graphs? How do I know when to invest or sell? A very good question. देखो, पहली चीज़, I'll give you an example. मार्केट में दो चीज़ें, मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ. मार्केट में दो चीज़ें सबसे पहले पढ़ना सीखो. ठीक है. पहली चीज़ है, अगर मार्केट में पीरियोडिक मूवमेंट्स हैं तो. बिटकॉइन का क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. ऑल टाइम चार्ट खोलते हैं. इसमें जूम नहीं होगा, एक मिनट. मैंने ये वीडियो में भी कवर किया था. जैसे हाँ, बिटकॉइन ऐसा होता है. बिटकॉइन के काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हैं. पहला इवेंट हो गया, जैसे बिटकॉइन की हार्विंग होती है. हार्विंग मतलब हर ब्लॉकचेन में जब ब्लॉक बनता है तो माइनर को रिवॉर्ड मिलता है. हर करीब 4 साल बाद, 2,10,000 आई थिंक ब्लॉक्स के बाद वो रिवॉर्ड आधा हो जाता है. उस रिवॉर्ड के आधा होने के बाद करीब 12, 13, 14 महीने बाद हर बार एक अपवर्ड रैली आई है. हर बार आई है जब भी हार्विंग हुई है. इतिहास गवाह है इस चीज़ का. ये बड़े इवेंट्स जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेके या किसी भी ब्लॉकचेन को लेके, सबसे पहले ये आप किसी डायरी में या कहीं पे भी लिख लो, क्योंकि हमें मार्केट की पीरियोडिसिटी याद रखनी है. ठीक है. सेकंड थिंग, अगेन इतिहास गवाह है, जब भी हार्विंग होती है तो उसके 1.5 साल बाद का जो विंटर आता है यानी दिसंबर, उस समय मार्केट क्रैश होता ही है. जो अभी दिसंबर आया था वो वही 1.5 साल बाद का विंटर था. इस चीज़ को क्रिप्टो विंटर कहते हैं. और इसके बाद जब मार्केट क्रैश होता है तो अच्छा खासा क्रैश होता है, लाइक अच्छा खासा. अभी उतना अच्छा खासा नहीं हुआ है जितना पहला हुआ था. कुछ लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो अपने टोकन्स बेचना नहीं चाहते. राइट. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है. अगर वो उस बहुत सारे पैसे को बेचेंगे तो मार्केट में मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट, डिप्स, फॉल्स भी और ज़्यादा आएंगे. राइट. सो इट वर्क्स अगेन बोथ वेज. तो आप ये मेरी मार्केट की पीरियोडिसिटी याद कीजिए, पहली चीज़. सेकंड चीज़, नेवर बाय टोकन्स एट देयर ऑल टाइम प्राइसेस. मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. हम मैटिक उठाते हैं. मैटिक का हम 1 ईयर उठाएंगे. ठीक है. आपने सोचा कि आप, एक तो पता नहीं मेरे काफ़ी साथ वालों में क्या है कि जब मार्केट एकदम उठा हुआ होगा, एकदम बुलिश, एकदम टॉप पे चल रहा होगा, तब उनको इन्वेस्टमेंट करने की याद आती है. जब मार्केट अभी गिरा हुआ है तब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. क्यों? क्योंकि अभी डर लग रहा है इन्वेस्ट करने में. जब मैटिक जो था, चलो ठीक है, मैटिक की पहली रैली आई थी. ठीक है. जब मैटिक $2.4 टच हुआ था. ठीक है. इस टाइम पे काफ़ी लोगों ने मैटिक खरीदे हैं,
काफ़ी लोगों ने। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जब ठीक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मैटिक इन दामों पे लिए होंगे 0.4 0.5 इन दामों पे। जैसे ही मैटिक अपना ऑल टाइम हाई टच हुआ, डिप, बहुत ही भयानक डिप टू लाइक as bad as 84 cents, right? 84 cents, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 1/3 वैल्यू। दैट वाज द एग्जैक्ट पॉइंट हमें खरीदना चाहिए था मैटिक। अब हमें नहीं पता है चलो कि नोबडी कैन बी दैट परफेक्ट कि जितनी लोएस्ट प्राइस है उसी पे खरीद ले। इसलिए मैं कहता हूँ जो आप अपनी SIP भी बनाते हो या इन्वेस्टमेंट बाइंग स्ट्रैटेजी बनाते हो, मार्केट जैसी ऑल टाइम हाई टच हुआ है, थोड़ा रुको, 1-1.5 महीना रुको, देखने दो मैटिक कर क्या रहा है। ठीक है, आराम से वेट करो। मैटिक में अगर डिप आती है, मान लो $2 से वो 1.7 करीब जाता है, थोड़ा सा तब खरीद लो। ठीक है, मान लो हमें 20,000 रुपये लगाने, हमने 4,000 का मैटिक इस दाम पे ले लिया। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, अगर बाय चांस अगर नीचे जाता है तो 1.13 जो भी है तब ले लो। अगर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो हम स्पॉट नहीं कर पाएंगे, कभी स्पॉट नहीं कर पाएंगे, हमें कभी पता नहीं होगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, मार्केट रिवर्सल कब ले रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एकदम से मैटिक की जो वॉल्यूम्स हैं उसमें ग्रोथ दिखेगी। वो ग्रोथ अगर बाइंग ऑर्डर्स की है, यानी प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिख रही है, मतलब मार्केट एकदम से मैटिक खरीदना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इस टाइम पे हम एक 4,000 रुपये की एंट्री यहाँ भी ले लेंगे। अगर मैटिक आगे जाके ऑब्वियसली ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, और 2 महीने बाद 1-1.5 महीने बाद दोबारा नीचे आता है, एक 4,000 की एंट्री यहाँ ले लेंगे। थोड़े टाइम बाद और ऊपर जाता है, फिर एक 4,000 की एंट्री यहाँ ले लेंगे। लेकिन हम मैटिक की एंट्रीज कभी भी ये जो प्राइस है, एक मिनट, हम मैटिक की एंट्रीज कभी भी ये जो प्राइस है, ये 2.3 2.4 वाला 2.7 2.8, देख लो जब आप ये पीक्स टच कर रहा है तब नहीं खरीदेंगे। हमें इतने हाई प्राइस पे कोई भी कॉइन खरीदना ही नहीं है। एक और कॉइन दिखा देता हूं चलो आपको, जिसकी मोस्टली रैलीज मिस होती हैं। ये था एवलांच है। हमें नहीं पता था एवलांच ऑब्वियसली कभी $12-13 चल रहा था, किसी ने नहीं सोचा था इतना पहुंचेगा, लेकिन एवलांच में एक रैली आई। ठीक है, $43-46 की, नोबडी एक्सपेक्टेड इट विल गो दैट हाई, लेकिन ये डिप करी, इट डिप्ड टू अराउंड $35। उसके ऑल टाइम हाई से इतना करेक्शन आया है, एक पोजीशन हम तब ले लेते हैं। ठीक है, अ रैली केम अगेन, इट टच्ड अराउंड $60। फिर जब वो ऑल टाइम हाई टच किया है तब नहीं खरीदेंगे, ऑल टाइम हाई पे कभी नहीं खरीदेंगे। मार्केट करेक्शन दिखाएगा, इट करेक्टेड टू 55। ठीक है, एक पोजीशन ले सकते हैं, छोटी पोजीशन, पूरा का पूरा पैसा एक दाम पे नहीं करना है। पोजीशन लेंगे, पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है जिस पे हम टोकन खरीद रहे हैं। एवलांच रीच टू, उसका ऑल टाइम हाई है अभी 136। ठीक है, अभी चल रहा है 92, 136 से $40 करीब दूर। अभी मार्केट की पोजीशन जैसे मैंने बताया कंफ्यूजिंग है। अगर कोई किसी को बहुत आतुर हो रहा है इन्वेस्टमेंट करने में, एक छोटी पोजीशन ले लो। ठीक है, बट बाकी पोजीशन जब मार्केट में मूवमेंट आएगा, एक डायरेक्शन आएगी तब लेंगे। अगर यहां से क्रैश होता है मार्केट, ठीक है, 92 से मान लो एवलांच का प्राइस $70 $75 तक जाता है, एक छोटी सी पोजीशन हम तब ले लेंगे। ठीक है, पोजीशन लेंगे तभी जब मार्केट में डिप्स आएंगी। ऊपर जब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ऑब्वियसली डोज कॉइन जो है 70 75 60 60 सेंट्स ऐसे प्राइसेस पे लिया हुआ है, आप लोग नुकसान में ही रहोगे, क्योंकि आप ऑल टाइम हाइस पे ले रहे हो टोकन्स को। टोकन्स को हमेशा जब करेक्शंस पे लेना है, फ्लोर प्राइस बहुत ही कॉमन वर्ड है इन्वेस्टमेंट दुनिया का, फ्लोर प्राइस पे लेना है। यानी जब टोकन फ्लोर बनाता है, फ्लोर हिट करता है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है।
ठीक है, एक बार ऊपर जाके जब नीचे आ जाता है अच्छा खासा, ये फ्लोर है, दूसरी फ्लोर ये भी बनी हुई है, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज AVAX की जो वैल्यूएशन है वो इस समय $22 बिलियन चल रही है, 22 बिलियन, राइट। AVAX इस टाइम पे जब $50 का था तब उसकी वैल्यूएशन करीब करीब $6 बिलियन की थी। इसमें पोटेंशियल था 20-25 बिलियन डॉलर पहुंचने का, ठीक है, लेकिन ये $22 से $1 ट्रिलियन पहुंचेगा, चलो 1 ट्रिलियन भी नहीं, $100 बिलियन पहुंचेगा, ये स्पीड थोड़ी कम रहेगी, राइट। इसलिए 136 का डबल यानी 272 जाने में तो अभी से बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाय फोर्स चाहिए। लेकिन अगर यहां से क्रैश होता है तो हम एक छोटी सी पोजीशन ले लेंगे। अपनी पोजीशंस इन्हीं चीजों को देखते हुए बनाओ। नेवर बाय एट अ हाई प्राइस, ठीक है। व्हेनेवर मार्केट रीचेस इट्स पीक, इट्स ऑल टाइम हाई, सेल सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, थोड़ा सा। और जो पीरियोडिक इवेंट्स होते हैं, मैंने पर्सनली दिसंबर के महीने में अपना 50% पोर्टफोलियो बेच दिया था, 50%, क्योंकि वो पीरियोडिसिटी, मतलब वो पीरियोडिसिटी वो बता रही है, वो पीरियोडिक न्यूज़ वो बता रही हैं सीधा सीधा, क्या कि भाई मार्केट में इस टाइम पे डिप्स आती हैं, न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा सा ऊपर गया, न्यू ईयर के बाद फिर डाउन आ गया। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खरीदा नहीं है इस टाइम पे, बिल्कुल है जो टोकन्स खरीदे हैं, छोटी छोटी पोजीशंस नहीं है, लेकिन बस जब मार्केट हल्का सा एक डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहा था, जब मार्केट क्रैश कर रहा था, जैसे ही क्रैश कर रहा था एक छोटी पोजीशन ले लेते। ओके, सो मार्केट के पीरियोडिक मूवमेंट्स याद कीजिए। मार्केट के मेजर जो मूवमेंट्स हैं, जैसे फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सपायर होते हैं, तो उस समय मार्केट्स में करेक्शंस आता है, ठीक है। मार्केट में बड़ी बड़ी सेलिंग्स होती हैं, जब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक कोई टोकन बेचते हैं, तो उन सब चीज़ों का अगर आपको भाई इन्वेस्ट करना है तो ये सब चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेंगी। और प्लीज़ मार्केट के अनाउंसमेंट्स और न्यूज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। एटलीस्ट जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगा रहे हैं तो उनके ट्विटर्स अकाउंट्स, उनके रेडिट चैनल्स, उनके डिस्कॉर्ड चैनल्स, उनकी टेलीग्राम, उनकी मतलब ये सब जो उनके सोशल चैनल्स हैं वो सारे फॉलो करो, देखो वहाँ पे लोग क्या बात कर रहे हैं, उस टोकन का सेंटिमेंट कैसा है मार्केट में। वो सेंटिमेंट आपको पोजीशंस लेने में या पोजीशंस बेचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली, मतलब आप पाल्मोलिव के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जानना चाहोगे कि भाई कोलगेट कैसा है, इज इट अ गुड प्रोडक्ट और बैड प्रोडक्ट, whether the market is liking it or not liking it, right? It's simple, it's basics. So investing in a token, see what the community is talking, because it will be only the community which will be responsible for a prices, for a tokens or a project's capital appreciation or depreciation. Track the community, okay? Are there any other questions? Okay. I don't see any. All right, I think we are good to go. Okay guys, I'll just stay for like 10-15 seconds more. कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज लिख दीजिए, अदरवाइज वी कैन रैप इट अप. योर व्यू ऑन ETC. ओके, मैं पहले बता दूं लोगों को कि ETC है क्या. इथेरियम क्लासिक 2014 में इथेरियम ब्लॉकचेन पे एक हैक हुआ था. हैक क्या हुआ था कि इथेरियम ने डाओ बनाने की, मतलब कुछ लोगों ने डाओ बनाने की कोशिश की थी. डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस. डाओ का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारा का सारा काम ऑटोमेटेड यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे हो रहा है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. आपके जो यूनिस्वॉप, आवे, ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक टाइप के डाओज हैं, ठीक है. इसमें जितने भी ऑपरेशंस हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ऑटोमेटेड चलेंगे. और जितना भी इवन गवर्नेंस है, वोटिंग है, कोई भी डिसीजन मेकिंग होनी है वो भी ऑटोमेटेड होती है. कोई अपना प्रपोजल रख देता है, डाओ प्रपोजल, और उस पर फिर वोटिंग होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन आपके पास कितना आवे का या जो टोकन है.
2014 में इथीरियम में हैक हुआ था, ठीक है, और इथीरियम के वो जो डाओ बनी थी उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम थी। उस ग्लिच की वजह से एक हैकर उस डाओ के वॉलेट्स में एंटर कर जाता है और सारा का सारा जो उसमें इथीरियम स्टोर था, उस समय का इथीरियम, वो चोरी कर लेता है। millions of dollars worth of Ethereum at that time. Okay, that was the point of time when Ethereum was barely a few cents, maybe 50 cents, 60 cents or a dollar, not more than that. Now what Ethereum की जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो लोग ये डिसाइड करती हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो ये जना होगा वो इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा चुका है, ये जना ब्लैक मार्केट्स में या डार्क वेब में या मे बी कहीं पे भी जाके उस इथीरियम को बेचने की या कुछ भी कोशिश करेगा। तो इथीरियम की कम्युनिटी क्या करती है, इथीरियम की कम्युनिटी डिसाइड करती है कि वो उस ब्लॉकचेन का हार्ड फोक करेंगे। हार्ड फोक क्या होता है कि एक ब्लॉक से एक नई ब्लॉकचेन शुरू हो जाती है, राइट। जो वो नई ब्लॉकचेन शुरू हो रही है वो जो आपकी पुरानी ब्लॉकचेन है उसको एकदम खराब कर देती है, लाइक यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस। अब होता क्या है कि जब भी ये नई ब्लॉकचेन बनती है, ओके, तो कम्युनिटी ये भी डिसाइड करती है कि जिसके पास जितने इथीरियम्स थे उनके वॉलेट्स में, वो एयर ड्रॉप करके उनको उतने इथीरियम वापस दे देंगे, ठीक है। मान लो आपके वॉलेट में 5 इथीरियम, 6 इथीरियम थे, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अगेन थ्रू रन करके आपके वॉलेट में 6 इथीरियम डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। ये तो थी नई ब्लॉकचेन, लेकिन जो पुरानी ब्लॉकचेन थी किसी ना किसी तरीके से वो भी चलती गई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके पास पुराने इथीरियम भी पड़े हुए थे, ठीक है, और उनके ट्रांजैक्शंस उन्होंने बरकरार रखे। लोगों ने, माइनर्स ने हार्डवेयर्स खरीद रखे थे जिसके बेसिस पे वो पुरानी वाली इथीरियम की जो ब्लॉकचेन थे वो चला रहे थे। तो वो माइनिंग की जो रिस्क थी, जो वैलिडेशन था, जो नोट्स थे, वो सब भी रन होते रहे। तो इससे हुआ क्या कि नई ब्लॉकचेन तो बनी इथीरियम की, सारे के सारे नए फीचर्स, नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, नए वर्चुअल मशीन्स, सबके सब नए के साथ, लेकिन जो पुराना था वो भी रन होता रहा। जो नई ब्लॉकचेन थी उसका नाम हो गया इथीरियम, जो पुरानी वाली थी ब्लॉकचेन उसका नाम हो गया इथीरियम क्लासिक। अब जितने भी लोगों ने नए प्रोजेक्ट्स बनाए, नए स्टार्टअप्स बनाए, डी एप्स बनाई, आवे, यूनिसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए, वो सब नए इथीरियम पे बनाए। लेकिन पुराने इथीरियम में किसी ने कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लाइक ऑलमोस्ट ज़ीरो बनाया। लेकिन क्या इथीरियम की पुरानी ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, नेक्स्ट टू ज़ीरो, ठीक है। ये आप जिटहब पे जाके ट्रैक कर सकते हो। क्या हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए जिस पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है लेकिन उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है? डोजकॉइन, राइट, कम्युनिटी स्ट्रांग है, कम्युनिटी खरीदती है, बेचती है, लेकिन क्या वो प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है? नो। 2020 में या 20 में शायद, पता नहीं, रॉबिनहुड ने ईटीसी लिस्ट किया था, इथीरियम की जगह ईटीसी। सिर्फ यूएस के इन्वेस्टर्स ने इथीरियम की ईटीसी की वैल्यू $5 से उठाकर $70 पहुंचा दी थी, $70। टुडे अगेन ईटीसी इज बैक टू व्हाट प्राइस? $33। Oh, ETC reached $137 at its max, 137. But again, it is back to $33, 1/4 of its value. But we have to also remember, from that point of time, it has always been in a decline because the community is dying. Now, just to give you one more news, there are few people who are against Ethereum 2.0. ओके, वो इथीरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक में जो माइग्रेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट हैं। काफ़ी लोग उनमें से माइनर्स हैं। क्यों? क्योंकि माइनर्स का अच्छा खासा रेवेन्यू अटैच्ड है। अगर इथीरियम पूरा का पूरा प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाएगा तो उन्होंने जितने पैसे, जितना हार्डवेयर और जितना कि खर्चा किया है माइनिंग रिग्स लगाने में, वो सारा कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है। सो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर
इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में गया तो हम अपनी माइनिंग रिग से इथेरियम क्लासिक रन करेंगे और हम अपनी कम्युनिटी बना के इथेरियम क्लासिक में डेवलपमेंट करेंगे. सो अभी पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं है इथेरियम क्लासिक के साथ क्या होने वाला है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इफ इथेरियम माइग्रेट्स टू इथेरियम 2.0, जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ETC में आएगा, इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू negligible, really next to negligible. Reason being, you will not be able to build a community as strong as Ethereum 2.0 because the number of people who are going to benefit from Ethereum 2.0, ठीक है, they will be like in hundreds, thousands, millions compared to a few hundred in ETC. So I'm definitely, that's why I will never be bullish on ETC because it is a declining project. It is a massively declining project. All right. Do we have any other question? All right. I think, yeah, we have answered all of them. Cool. All right. Thank you, guys. It was great talking to you. If you have any other questions, please, you can DM me anytime. And have a good night. Cheers. Bye-bye.